स्टूडेंट ओके बायोलॉजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र के जो सहायक जनन अंग है उनके बारे में। और इसमें हमें सहायक जनन अंग के रूप में जो पहला अंग है अंडवाहिनी ओविडक्ट उसको पढ़ने वाले हैं। अभी जो भी साथी या विद्यार्थी अपने चैनल को देख रहे हैं अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बायोलॉजी के नवीनतम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अपन पढ़ेंगे अंडवाहिनियाँ ओविडक्ट। तो इसका अपन डायग्राम बना के देखते हैं। तो हमने मादा जनन तंत्र जब बनाया था तो उसमें भी इसका डायग्राम और इसके प्रमुख पार्ट देखे थे। तो मादा जनन तंत्र के अंदर एक जोड़ी अंडवाहिनियाँ पाई जाती है। ये एक सहायक अंग की तरह काम करती है। तो जैसे ये गर्भाशय के दोनों तरफ ये जुड़ी हुई रहती है और ये जो हमारा अंडाशय होते हैं उस अंडाशय से शुरू होती है। जैसे ये गर्भाशय है, इसके दोनों तरफ अंडवाहिनियाँ जुड़ी रहती है। ये लगभग 12 सेंटीमीटर एक पेशीय कुंडलित नलिका होती है और आगे जाकर ये अंडवाहिनी है वो अंडाशय के समीप पाई जाती है। इसका जो आगे का सिरा होता है वो फैला हुआ रहता है, कीप के समान होता है और ये सिरा है वो अंगुलीनुमा उभार धारण किए हुए रहता है। इसको फिम्बरी कहेंगे। तो जैसे अपन एक बना के देख लेते हैं। तो ये एक अंडवाहिनी है, इधर से इसके समान ही दूसरी अंडवाहिनी होती है। तो इसी अंडवाहिनी को देखें तो ये इसका जो अग्रिम भाग है या अग्रिम सिरा है वो अंडाशय, ये है अंडाशय। तो ये अंडाशय के समीप स्थित होती है, उससे बिल्कुल संबंध रखती है और यहाँ से शुरू होकर फिर दूसरी तरफ गर्भाशय से जाकर जुड़ी रहती है। ये होता है गर्भाशय। तो अब इसके कौन कौन से पार्ट होंगे तो देखिए, इसका जो अग्रिम पार्ट है वो बिल्कुल कीप के आकार का है। तो इस पार्ट को हम कीपक या इसका एक नाम और है, इसको इनफंडिबुलम भी कहते हैं। ये बिल्कुल कीप के आकार का होगा इसलिए इसको कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। इसके जो किनारे होंगे वो अंगुलीनुमा उभार या प्रवर्ध, जिनको प्रोजेक्शन कहते हैं। तो अंगुलीनुमा प्रवर्ध लिए हुए रहता है। तो इन जो प्रवर्ध होते हैं इनको बोलते हैं, या तो हम कहेंगे झालर। तो जो अपने झालर होती थी जैसे अपने गेट के पास लटकाने की झालर, उसकी तरह की संरचना ली हुई होती है। तो इसको झालर या इसका एक नाम और है, इसको हम फिम्बरी भी कहते हैं। कहते हैं इसको फिम्बरी। तो ये फिम्बरी क्या करती है, जैसे ही इस अंडाशय के अंदर विभिन्न प्रकार की अंडाशय पुट्टिका पाई जाती है, 14 दिन जब परिपक्व जो पुट्टिका होती है वो रप्चर होती है या वो फटती है, तब जो अंडाणु होता है वो अंडाणु अंडाशय से बाहर आ जाता है। तो वो स्थिति कुछ इस तरह से होती है कि जैसे जो अंडाशय होता है उससे अंडाशय से परिपक्व पुटक से जब अंडाणु बाहर आता है तो उस अंडाणु को ये जो फिम्बरी होती है, ये फिम्बरी उस अंडाणु को कैप्चर कर लेती है, उसको कैच कर लेती है या उसका संग्रह कर लेती है। अब अगर हम इसमें इस अंडवाहिनी की संरचना अंदर की तरफ देखें तो इसके अंदर की तरफ एक छिद्र होता है, एक छिद्रनुमा मुख होता है। इस छिद्र को हम कहेंगे ओस्टियम। इसको क्या कहेंगे, ओस्टियम। इस ओस्टियम से ही जो अंडाणु रहेगा वो अंडाणु इस छिद्र में से होकर जो ये अंडवाहिनी की जो गुहा होगी उस गुहा के अंदर प्रवेश कर जाएगा और गर्भाशय की तरफ मूवमेंट करता रहेगा। तो ओस्टियम से ही ये एक चूँकि कि नली की जैसी है तो इसके अंदर एक छेद होगा, उस छेद को अपन कहेंगे ओस्टियम। और ओस्टियम से ही जो अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलेगा वो अंडवाहिनी के अंदर घुस जाएगा ओस्टियम जगह से। अब जैसे ही थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो अंडवाहिनी का ये भाग तो हो गया कीपनुमा भाग, यहाँ तक का कीपक। अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो जो ये घुमावदार मार्ग है यहाँ तक का, इस घुमावदार मार्ग जो कि थोड़ा चौड़ा ज़्यादा होता है, चौड़ा रहता है, और ये जो घुमावदार मार्ग है इसको अपन कहेंगे तुम्बिका। तुम्बिका या इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्पुला। क्या कहेंगे, एम्पुला या तुम्बिका। तो इधर होता क्या है कि इधर से जैसे ये अंडाणु है वो प्रवेश करके गर्भाशय की तरफ गति करता आ रहा है। इसके लिए क्या होता है, अंडवाहिनी की दीवार में रोम जैसी संरचनाएं होती है, पक्षमा उपकला उत्तक होता है जो इस अंडाणु को गर्भाशय की तरफ मूवमेंट करवाते हैं। तो इसी समय इसके साथ ही गर्भाशय से होते हुए शुक्राणु है वो आ रहे हैं तेज़ गति से गति करते हुए।
तो सबसे ज़्यादा जो प्रबल शुक्राणु की और अंडाणु की निषेचन की जो संभावना होती है वो तुम्बिका में होती है। तो आम तौर पर देखा गया है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन वो तुम्बिका के अंदर ही होता है। तो निषेचन की प्रक्रिया मुख्यतः तुम्बिका में संपन्न हो जाती है या एम्पुला में संपन्न हो जाती है। तुम्बिका से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएंगे तो अंडवाहिनी का जो शेष भाग है वो थोड़ा संकीर्ण भाग है, थोड़ा सकरा भाग है। इस सकरे भागों को हम कहते हैं इस्थमस या संकीर्ण पथ या इस्थमस कहते हैं, और ये इस्थमस फिर जाकर गर्भाशय से जुड़ा हुआ होता है। तो इसका इस्थमस हो गया सकरा भाग, फिर घुमावदार चौड़ा भाग तुम्बिका हो गया, फिर कीपनुमा भाग है वो कीपक हो गया, कीपक में ओस्टियम हो गया, कीपक के किनारे झालरदार अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनको झालर या फिम्बरी बोलते हैं। तो ये हमारे अंडवाहिनी होती है, और अंडवाहिनी का प्रमुख कार्य हो जाता है निषेचन की क्रिया को संपन्न कराना, और निषेचन जो अंडाणु है उसको गर्भाशय की ओर एंडोमेट्रियम तक लेके आना। तो धीरे धीरे जैसे निषेचन हो जाता है तो अंडाणु को फिर गर्भाशय की तरफ मूवमेंट करवाया जाता है। तो देख लेते हैं इस अंडवाहिनी को। देखिए ये एक जोड़ी होती है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी कीपनुमा कुंडलित पेशीय नलिकाएं होती है जो अंडाशय के समीप चलकर गर्भाशय तक फैली रहती है। अंडवाहिनी को डिंप वाहिनी भी कहते हैं, डिंप वाहिनी नली, डिंप या इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन एक साइंटिस्ट हुए हैं, डॉक्टर हुए हैं, उनके नाम पर है इसका नाम फेलोपियन ट्यूब भी है। तो इसको डिंप वाहिनी नलिका, फेलोपियन ट्यूब अथवा गर्भाशयी नलिका यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। इसको गर्भाशयी नलिकाएं कहते हैं क्योंकि एक तरफ एक गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है, तो गर्भाशयी नलिकाएं भी ये कहलाती है, या डिंप वाहिनी। तो इसके तीन नाम हो गए, अंडवाहिनी, डिंप वाहिनी, गर्भाशय नलिका, ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब या यूटेराइन ट्यूब। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ओविडक्ट। ओवी का मतलब ओवम, डक्ट का मतलब नलिका जो ओवम को लेके आएगी वो ओविडक्ट होती है। अंडाशय के पास वाली, देखिए अंडाशय के पास वाली अंडवाहिनी का हिस्सा कीप के आकार का होता है जिसे कीपक या इनफंडिबुलम कहते हैं। कीपक के किनारे अंगुलियों के समान झालरदार प्रवर्ध होते हैं किनारों पर, जिन्हें झालर या फिम्बरी कहते हैं। ये झालर या फिम्बरी जो होते हैं, ये जो झालर या फिम्बरी होते हैं ये अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रहण करने में सहायक है, यानी उसका कैप्चर करने में सहायक होते हैं। ये फिम्बरी और जो झालर होते हैं ये अंडोत्सर्ग जब होता है अंडाणु बाहर निकलता है उसको संग्रह कर लेते हैं, और अब क्या होता है संग्रह करके ओस्टियम से सीधा ये अंडवाहिनी की गुहा में भेज देंगे। तो कीपक में एक छिद्रनुमा मुख जैसी रचना होती है जिसे ओस्टियम कहते हैं। ये ओस्टिया या ओस्टियम शब्द का मतलब ही होता है मुख जैसी संरचना, ए माउथ लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको अपन ओस्टियम कहते हैं। तो ओस्टियम है क्या कि जैसे ये एक अपना कीपक है, तो इसके बिल्कुल बीच में एक माउथ की जैसी संरचना यहाँ पाई जाएगी। यहाँ से जो अंडाशय से अंडाणु आएगा वो इसके अंदर, इस अंडवाहिनी की गुहा के अंदर प्रवेश कर जाएगा। तो ओस्टियम से अंडाणु अंडवाहिनी की गुहा में प्रवेश करता है, ये इसका प्रमुख कार्य हो जाता है का ओस्टियम का। कीपक आगे चलकर अंडवाहिनी के एक चौड़े भाग में खुलता है जिसको हम कह रहे हैं तुम्बिका या एम्पुला। तो कीपक थोड़ा सा आगे देखते हैं तो अंडवाहिनी का एक चौड़ा घुमावदार मार्ग था जिसको हमने तुम्बिका या एम्पुला कहा था। निषेचन आमतौर पर एम्पुला में ही संपन्न होता है क्योंकि एक घुमावदार मार्ग है, चौड़ा भाग है। तो यहाँ से शुक्राणु आएंगे और इधर से अंडाशय से अंडाणु आ रहा है, तो यहाँ पर दोनों का निषेचन एम्पुला में इस घुमावदार मार्ग चौड़े भाग में संपन्न हो जाएगा निषेचन की प्रक्रिया। तो निषेचन की प्रक्रिया ध्यान रखिएगा एम्पुला या तुम्बिका में संपन्न होती है। कई बार ये प्रश्न आता है कि निषेचन कहाँ होता है, तो उसमें कई अंडवाहिनी के भी फिर कई ऑप्शन आ जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना अंडवाहिनी के जो एम्पुला पार्ट है उसके अंदर आपका निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो देखिए, तो एक ये चौड़ा भाग है, भी मैंने कहा चौड़ा और घुमावदार मार्ग है। अंडवाहिनी का जो अंतिम भाग है वो संकीर्ण पथ के रूप में होता है, यानी संकीर्ण पथ का मतलब हो गया सकरा मार्ग। सकरा मार्ग है जिसकी गुहा होती है, उस गुहा को लुमेन भी कहते हैं।
तो उस ये एक सक्रिय पद के रूप में होता है जिसे इस्थमस कहते हैं। यह अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है, और जो इस्थमस होता है वो फिर डायरेक्ट गर्भाशय से जाकर जुड़ जाता है। अंडवाहिनी की जो दीवार होती है वो संकुचनशील होती है। संकुचनशील का मतलब है वो संकुचित करती रहती है ताकि निषेचित अंडाणु गर्भाशय की तरफ बहुत तेज़ी से मूवमेंट कर सके। और इसके अंदर है वो रोम के समान, यानी हेयर लाइक, रोम के समान हो गया हेयर लाइक। पक्षमा भी उपकला ऊतक पाए जाते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू ये पाए जाते हैं। ये निषेचित अंडाणु को गर्भाशय की ओर गति कराने में सहायक होते हैं। तो होता क्या है कि जो अंडवाहिनी होती है उस अंडवाहिनी के अंदर जो कीपक होता है उसमें ये ओस्टियम होता है। तो यहाँ से जैसे अंडाणु ये इस ओस्टियम से ये अंडाणु है वो इसकी गुहा में प्रवेश करा और ये लगातार मूवमेंट करता हुआ गर्भाशय की तरफ जा रहा है। इसको मूवमेंट कराने के लिए यहाँ पर रोम जैसे संरचना पाई जाती है। इसके लिए यहाँ पर रोमा भी या पक्षमा भी उपकला ऊतक होते हैं, वो इसको लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। और इसी के साथ जो एम्पुला होता है वहाँ पर शुक्राणु हो जाते हैं, शुक्राणु से इसका निषेचन होता है। फिर निषेचित जो अंडाणु है वो गर्भाशय की तरफ गति करते रहते हैं। तो इस तरह से ये हमारे अंडवाहिनी काम करती है। तो इनका प्रमुख जो कार्य हो जाता है अंडवाहिनी का, अगर अपन इसका प्रमुख कार्य फंक्शन देखें तो उसका प्रमुख काम है निषेचन की क्रिया संपन्न करवाना। निषेचन की क्रिया संपन्न करवाना, इसको अपन क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होती है उस फर्टिलाइजेशन को ये कंप्लीट करवाने का काम करती है। नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे गर्भाशय, और जो बाकी के जो पार्ट बच के उसको अपन देखने वाले हैं।